जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरे स्टडी 2.0 के ऊपर। आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे जो लेव असिस्टेंट साइंस का पेपर हुआ है इसके ऊपर। यहाँ पे पहला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन। जैसे कि चाय एक रोपण फसल है, सोयाबीन एक नकदी फसल है, कपास और जूट रेसी है या रेसा फसल है, और मक्का एक खाद्य फसल है। अब हम बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित घटनाओं को काला क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले चंपारण 1917, फिर रोड एक्ट 1919, असहयोग आंदोलन 1920, फिर भारत छोड़ो 1942। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी ए बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका राइट उत्तर होगा डी ऑप्शन। अब हम बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कोयले के नियत में कार्बन की बढ़ती मात्रा के अनुसार व्यवस्थित किए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्बन होता है एंथ्रेसाइड में, फिर विटामिन में, यहाँ पे लिग्नाइट में, उसके बाद में पिट में। तो यहाँ पे बढ़ती मात्रा में सेट करना है तो सबसे पहले पिट, फिर लिग्नाइट, बिट्यूमेन, एंथ्रेसाइड। इस प्रकार DCAB इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अब हम बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न के ऊपर। भारत में निम्नलिखित प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के क्रम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे कम लंबाई तापी की लगभग 724 किलोमीटर के करीब, फिर यमुना की 1376 किलोमीटर के करीब, कृष्णा 1400 किलोमीटर के करीब, और फिर गोदावरी 1465। इस प्रकार सही उत्तर होगा BADC। जी दोस्तों, बिल्कुल BADC इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं 5 नंबर ऑप्शन के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। तो इसकी मैं बात करूं तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है भडला सोलर पार्क, राजस्थान। जी दोस्तों, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। 6 नंबर प्रश्न पे बात करें तो 6 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयला भंडारों के उच्चतम अनुमानित निक्षेप यानी भंडारण पाए गए हैं। तो इसकी मैं बात करूं तो झारखंड के अंदर कोयले की निक्षेपण सबसे ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार 6 नंबर का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में उच्च मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। तो इसकी मैं बात करूँ तो सी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 8 नंबर प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्वी तट है। तो भारत के पूर्वी तट की बात करूँ तो कोरोमंडल तट जो है वो भारत का पूर्वी तट कहलाता है। इस प्रकार बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पे बात करें तो अजंता एलोरा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। अब हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न के ऊपर कि शंकराचार्य का निम्नलिखित में से कौन सा मठ पुरी में स्थित है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि गोवर्धन मठ जो है वो इनका पुरी में स्थित है। बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के ऊपर कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि राणा प्रताप सागर रावतभाटा में, जवाहर सागर बोरावास में, कोटा विराज कोटा में, और माई बजाज सागर बोराखेड़ा में है। इस प्रकार ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3, ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3। इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ भी सिलीसेट झील अलवर में, पुष्कर अजमेर में, डीडवाना नागौर में, और लूणकर्ण बीकानेर में है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। दोस्तों, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न कल भी बोर्ड द्वारा पूछा गया था और आज वापस इस प्रश्न को रिपीट किया गया है। बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न के ऊपर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में जैसलमेर, फिर जोधपुर, फिर अजमेर, दौसा, धौलपुर। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर होगा ए ऑप्शन। अब हम बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न। राजस्थान की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे जो चोटियाँ दी गई हैं उनमें रघुनाथगढ़ सबसे कम 1055, फिर कोमलगढ़ 1224, अचलगढ़ 1380, जरगा 1431, और देलवाड़ा लगभग 1442 किलोमीटर के करीब है। तो इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा DAECB मतलब सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न के ऊपर कि राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्रों में से प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के बढ़ते क्रम में सिंचाई के निम्नलिखित स्रोतों को व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो इसका सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी अन्य स्रोत, बी तालाब,
फिर ए नहरें और उसके बाद में सी कुएं व नलकूप। इस प्रकार जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे कम अन्य स्रोत को दिया गया है, उसके बाद में तालाब को, उसके बाद में नहरों को, फिर कुओं व नलकूपों को। अब हम बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न के ऊपर कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की निम्नलिखित लिफ्ट नहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में सबसे पहले कंवर सेन आएगी, फिर वीर तेजाजी आएगी, फिर गुरु जम्भेश्वर आएगी, फिर जय नारायण व्यास आएगी। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित में से राजस्थान की तांबा खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को खेतड़ी सिंघाना, फिर खोदरीबा, फिर गुलाबपुरा और फिर रेल मगरा। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ए ऑप्शन। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। जी दोस्तों, बोर्ड द्वारा कल से ये ट्रेंड फिर से देखा गया है कि बोर्ड ने दिशा के क्रम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं। आगामी एग्जाम में बच्चे सावधान हो जाएं कि बोर्ड जो दिशा का क्रम है वो लगभग एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से पूछ रहा है। तो आप जो भी तैयारी करें उसमें हर एक चीज़ को मैप के अनुसार पढ़ें, जिससे आप दिशा में कन्फ्यूज ना हो कि उत्तर से दक्षिण में जाएं तो क्या होगा और पूर्व से पश्चिम में जाएं तो क्या होगा। तो 18 नंबर प्रश्न की मैं बात करूं तो यहाँ पे अभ्यारण्य में उत्तर से दक्षिण का क्रम देखूं तो ताल छापर सबसे पहले, फिर धौला देवी, फिर शेरगढ़ और सीता माता। इस प्रकार जो बी ऑप्शन होगा वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये जिस किसी बच्चे का भी पेपर है उसने मैप को बहुत अच्छे से रीड कर रखा है। अभी तक मैंने देखा है कि इसके लगभग प्रश्न दिशा वाले सही होते आ रहे हैं। अब बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न के ऊपर कि राजस्थान में से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लंबाई राजस्थान में सबसे अधिकतम है, नए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक के अनुसार क्या है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ 19 नंबर प्रश्न में तो यहाँ पे जो NH11 की लंबाई है वह सबसे अधिक है। इस प्रकार इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल गाय की है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है जर्सी वो एक विदेशी नस्ल है और ये गाय की नस्ल है। 21 नंबर प्रश्न पे बात करूँ निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान निर्मित करती हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा कि चंबल, काली सिंध और पार्वती नदियाँ, चंबल, काली सिंध, पार्वती नदियाँ कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान निर्मित करती हैं। इस प्रकार डी ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले उनका शासक बनना 1572, फिर कुंभलगढ़ जाना, फिर हल्दी घाटी का युद्ध, फिर दिवेर का युद्ध। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि बी सी ए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 23 नंबर पेपर प्रश्न के ऊपर। जयपुर प्रजामंडल के 1944वें अधिवेशन का अध्यक्ष इसे चुना गया था। तो यहाँ पे जो डी उत्तर होगा जानकी देवी बजाज वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पे बात करें तो सूची मिलान करनी है। सूची मिलान में यहाँ पे चित्र महल बूंदी में, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, अबेड़ा महल कोटा में और सुनेरी कोठी टोंक में है। इस प्रकार ए में 2, बी में 4, सी में 1, डी में 3, ए में 2, बी में 4, सी में 1, डी में 3, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न के ऊपर कि राजस्थान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैंने ये प्रश्न आप लोगों को कल भी बताया था कि जो भी लोक देवता है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, लोकनायक है, उनके जन्म क्रम दिनांक आप सरसरी नज़र से डेली देखें ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि बोर्ड हमेशा इन पे प्रश्न पूछ रहा है और आगामी जो एग्ज़ाम होगी उनमें भी पूछेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ तो दयालदास 1798, फिर श्यामल दास 1836, फिर गौरी शंकर हीराचंद ओझा 1863, फिर बावजी चतुर सिंह 1879। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ए ऑप्शन CDAB। CDAB इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं बात करूं राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बोर्ड कालक्रम की प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछ रहा है और बच्चों को देखना चाहिए कि बोर्ड का जो ट्रेंड है उसी के अनुसार अपनी आगामी तैयारी को करना चाहिए। तो 26 नंबर प्रश्न में मैं सही उत्तर बताऊं तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सबसे पहले ए मत्स्य संघ का निर्माण, फिर सी राजस्थान संघ का निर्माण, फिर बी संयुक्त राज्य राजस्थान का निर्माण, फिर डी वृत्त राजस्थान का निर्माण। अब हम बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित कृषक आंदोलनों को उनके घटित होने के कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिजोलिया 1897 में हुआ था, अलवर
1921 में हुआ था, भरतपुर 1931 में और मेव किसान आंदोलन 1932 में हुआ था। इस प्रकार ADCB इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नशीराबाद क्रांति के संबंध में सत्य है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो कथन ए है वो है भारतीय सिपाहियों को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय सेना व बाहर से कुछ तोपें मंगवाई गई थी। ठीक बात है। 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी को संदेह के कारण नशीराबाद भेजा गया था। ठीक है। सी की बात करूं तो चर्च और अधिकारियों को बंगले में आग लगा दी गई थी। ठीक है। 28 मई 1857 को बंगाल में नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा तोपखाने पर नियंत्रण कर लिया गया था। ये भी ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा A, B। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। इसमें चारों ही कथन सही हैं। अब मैं बात करता हूँ 29 नंबर प्रश्न के ऊपर। अग्नि नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे अग्नि नृत्य में लगभग राग और फाग के साथ अग्नि का मिश्रण इस नृत्य की दुर्लभ और अनूठी विशेषता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। महिलाएं और पुरुष इस नृत्य में भाग लेते हैं। बिल्कुल ये प्रश्न बी ऑप्शन बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यहाँ महिला और पुरुष दोनों भाग नहीं लेते। सी ऑप्शन है इस नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव में हुई थी। दोस्तों बिल्कुल ये कथन बिल्कुल राइट है। अंगारों के ढेर को धूणा कहा जाता है। इस प्रकार A, C, N, D ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब मैं बात करूं 30 नंबर प्रश्न के ऊपर कि तारागढ़ अजमेर के दुर्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे पहला कथन है इसे गढ़बिटली और अजमेरू कहा जाता है। ये कल के पेपर में पूछा गया था। बी ऑप्शन है कर्नल टोड के अनुसार यह दुर्ग चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल के दौरान इस दुर्ग का संरक्षक विठलदास गौड़ था। बिल्कुल सही ऑप्शन है। डी की बात करूं तो दुर्ग की प्राचीर में 14 बड़ी निगरानी टावर लगे हुए हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो बी कथन है वो गलत है। बाकी A, C, N, D सही है। इस प्रकार इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं बात करूं राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम 1952 में अमलांद्र घोष ने इस स्थल के बारे में जानकारी दी थी। बिल्कुल सही बात है। अब मैं बात करूं आगे, यहाँ जुता हुआ खेत मिला है। ठीक बात है। यहाँ 6 छेद वाले बालक की खोपड़ी मिली है। ठीक है। यहाँ पाए गए मृद भांडों में खपरा हल्के पतले हैं। इस प्रकार हम देखें तो इसमें जो चारों ही ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा A, B, C, D। बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न के ऊपर कि चांद बावड़ी अबानेरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे हम लोग कथन देखते हैं तो ए कथन है यह राजा चंद्र द्वारा स्थापित की गई थी। ये कथन बिल्कुल सही है। इसमें कोई किंतु परंतु भी नहीं है। ए कथन इसका सही है। इसका वास्तविक नाम शोभा नगरी है। नहीं दोस्तों, ये कथन गलत है। सी पर्यटन विभाग द्वारा प्रति वर्ष मार्च अप्रैल महीने में यहाँ आबानेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है। नहीं दोस्तों, ये कथन भी गलत है। डी ऑप्शन की बात करूँ तो महोत्सव 2 दिन तक आयोजित किया जाता है तथा राजस्थानी व्यंजन प्रस्तुत किए जाते हैं और नृत्य किए जाते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जो महोत्सव है वो सितंबर में आयोजित किए जाते हैं, इसीलिए इसका सी ऑप्शन भी गलत हो गया है। अब हम बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न के ऊपर कि आभूषण को पहनने के स्थान से मिलाना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कंदोरा कमरे में पहना जाता है, नौकरी हाथ में, भंवरकड़ी बुलाक नाक में और पीपल पतरा कान में। इस प्रकार ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं बात करूँ 34 नंबर प्रश्न के ऊपर कि राजस्थान की भौतिक प्राकृतिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखें तो आप लोगों को अधिकांश पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान 33 सागर का अवशेष है। जी दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। अब मैं बात करूं राजस्थान की अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है। ये बात भी बिल्कुल सही है। सांबर डीडवाना पंचपदरा जैसी राजस्थान की लवणीय जिले 33 सागर का अवशेष है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और बात करें अरावली प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करती है और राज्य को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसमें जो A, B, C, D हैं चारों ही ऑप्शन राइट हैं। इस प्रकार इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 की मैं बात करूं राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह अरावली के उत्तर पश्चिम से पश्चिम में विस्तृत है। बिल्कुल सही बात है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 30 से 50 मीटर है। नहीं दोस्तों, इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 30 से 50 मीटर नहीं है। ये लगभग 150 से 300 मीटर है।
इस प्रकार इसका बी ऑप्शन गलत हो चुका है। और आगे भी देख लेते हैं। यह गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, जोधपुर और सिरोही में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। यह क्षेत्र बालू से आच्छादित है। इस प्रकार इसमें ए, सी, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार ए, सी, डी राइट ऑप्शन। 36 नंबर प्रश्न में बात करूं तो राजस्थान की अफवाह प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहला है, राजस्थान की अफवाह प्रणाली अरावली श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। बिल्कुल सही बात है। भारत की महान जल विभाजक रेखा राजस्थान की नदियों को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक बात है। जल विभाजक के रूप में जल विभाजक के पूर्व में बनास और इसकी सहायक नदियाँ चंबल में मिलती है। बिल्कुल राइट बात है। डी ऑप्शन है, जल विभाजक के पश्चिम और दक्षिण में नदियाँ बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। इस प्रकार ए, बी, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 37। अब बात करते हैं 35 नंबर प्रश्न के ऊपर कि राजस्थान की लाल पीली मृदा के समुद्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिट्टी सवाईमाधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन, यह मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उचित नहीं है। जी दोस्तों, बिल्कुल ये कथन गलत है। सी, इसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन की कमी होती है। बिल्कुल राइट ऑप्शन है। डी, इसमें मिट्टी का लाल और पीला रंग इसकी लोथ-हरिता के कारण होता है। ये भी सही है। इस प्रकार ए, सी, डी ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करूँ 39 नंबर प्रश्न की, राजस्थान में धोकड़ा वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि धोकड़ा वन मुख्य रूप से 200 से 500 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। और इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। ए, बी और डी इसमें राइट ऑप्शन हो सकते हैं, पर फिर भी एक बार दोबारा चेक करते हैं तो इसमें जो सही उत्तर देखने को मिलता है वो मिलता है ए, बी, डी। ये दोस्तों बिल्कुल ये ऑप्शन दिया भी गया है डी ऑप्शन के अंदर। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न के ऊपर कि राजस्थान की अरावली क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन कीजिए। इसमें पहला कथन है, उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू जिलों में है। ठीक बात है। बात करते हैं बी ऑप्शन पे, मध्य अरावली अजमेर और जयपुर में स्थित है। ठीक। सी, भोराट का पठार उदयपुर के उत्तर में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है। ठीक बात। अब हम बात करते हैं कि इस पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। जी दोस्तों नहीं, इस पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर नहीं है। ये लगभग आप लोग देखोगे तो आप लोगों को 900 और या 900 से ऊपर दिखाई देगी। इस प्रकार डी इसका गलत उत्तर हो जाता है और बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न के ऊपर कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे जो राठी है वो बीकानेर क्षेत्र में, फिर गिर वो अजमेर क्षेत्र में बहुत पाई जाती है। कांकरेज की बात करूँ तो ये जालोर सिरोही वाले एरिया में, और सांचौर बाड़मेर में। इस प्रकार अगर मैं सीधा मिलान करके देखूँ तो यहाँ पे ए में 4, बी में 1, सी में 3 और डी में 2। इसका जो ए उत्तर होगा वो राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न के ऊपर कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब मैं बात करूँ वसंत की तो वसंत बैसाखी, ग्रीष्म ऋतु में गुरु पूर्णिमा, हेमंत में कार्तिक पूर्णिमा और शिशिर में मकर संक्रांति आती है। इस प्रकार ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। ए में 3, बी में 4, सी में। इस प्रकार 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब हम बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न के ऊपर। यहाँ भी मिलान वाला प्रश्न है। यहाँ पे बनास कोठारी, काली सिंध की परवण, लूणी की सहायक नदी है सुकड़ी और माही की है जाखम। इस प्रकार ए में 4, बी में 1, सी में 2, डी में 3। 43 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, काली मिट्टी को लोमी कहा जाता है। लेटेराइट में पोषक तत्वों की कमी होती है। मरुस्थली में उच्च लवणता पाई जाती है और जलोढ़ में प्रचुर मात्रा में सभी चीज़ें पाई जाती हैं। इस प्रकार इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे सबसे पहले तांबे को मिलाएं तो खेतड़ी सिंघाना में, फिर सीधा जस्ता जावर में, टंगस्टन रेवत की और संगमरमर मकराना में। इस प्रकार जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए में 4, बी में 1, सी में 2, डी में 3। अब बात करते हैं 46 नंबर प्रश्न के ऊपर कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो एस्किमो ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पिग्मी भूमध्यरेखीय वनों में
बुशमैन गर्म मरुस्थल में और भील पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 47 नंबर प्रश्न के ऊपर कि विल्डन टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन। अब बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न पे, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, फिर रूसी क्रांति 1917 में, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में और अरब स्प्रिंग 2010 में। इस प्रकार सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, BCDA। अब बात करते हैं 49 नंबर प्रश्न के ऊपर कि सुमात्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे इसका पहला कथन है कि इसका वर्तमान नाम इंडोनेशिया है। नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है। बात करते हैं बी ऑप्शन पे, पुराने समय में इस द्वीप को स्वर्णिम द्वीप के रूप में जाना जाता था। बिल्कुल सही बात है। दक्षिण भारत के राजेंद्र चोल फर्स्ट ने यहाँ पर प्रभुत्व कायम रखा था। बिल्कुल सही बात है। यहाँ विजय राजवंश का शासन 4 से 7वीं शताब्दी के बीच कायम रहा। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, BC एंड D। अब बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न के ऊपर कि लेखांकन में दोहरी प्रविष्टि प्रणाली की उत्पत्ति और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा A, B, N, C, D। इसके चारों ही ऑप्शन सही हैं। इस प्रकार B इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 51 नंबर प्रश्न के ऊपर कि विस्तारशील ब्रह्मांड परिकल्पना के अनुसार किसके बारे में साक्ष्य प्रदान किया था कि ब्रह्मांड विस्तारशील है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, एडविन हब्बल। जी दोस्तों, बिल्कुल एडविन हब्बल ने इसके बारे में बताया था कि ब्रह्मांड विस्तारशील है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पे बात करूं तो दक्कन पठार की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, सही कथनों का चयन करें। तो यहाँ पे जो सही कथन है वो हैं, लाखों वर्ष पूर्व यह तैतीस सागर के दक्षिण में स्थित गोंडवाना लैंड का भाग था। बिल्कुल सही कथन है। भूवैज्ञानिक इतिहास के कालक्रम में गोंडवाना लैंड का विखंडन और विभाजन हुआ। सही बात है। सी है, प्रायद्वीपीय भारत और विखंडित गोंडवाना लैंड से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्थापित होकर अपनी वर्तमान स्थिति में आया था। इस प्रकार तीनों ही ऑप्शन सही हैं। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करें 53 नंबर प्रश्न के ऊपर, तो इसमें मैं आप लोगों को सीधा बता देता हूँ कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं 54 नंबर प्रश्न के ऊपर, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। तो इसमें जो सही कथन है वो हैं, इस सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। ये बिल्कुल राइट कथन है। अब हम बात करते हैं, शब्द हड़प्पा की व्युत्पत्ति उस स्थान से हुई जहाँ सभ्यता को पहचाना गया था। ये कथन भी बिल्कुल सही है। बात करते हैं सी के ऊपर, सभ्यता का कुल काल विस्तार 6000 BCE से 1300 BCE है। नहीं दोस्तों, इसका कालक्रम 6000 BCE नहीं है। इस प्रकार जो सी है वो बिल्कुल गलत हो गया है। डी पे बात करूँ तो सभ्यता का पतन लगभग 1900 BCE के आसपास प्रारंभ हो गया था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार ए, बी एंड डी इसके राइट ऑप्शन हो जाते हैं, ए, बी एंड डी। जी दोस्तों, बिल्कुल ए, बी, डी यहाँ पे सत्य कथन होंगे, पर यहाँ पे ए, बी, डी कहीं दे ही न रखा है। 54 नंबर प्रश्न पे बात करें तो यहाँ पे लगभग हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे चारों कथनों में से जो सी कथन है उसको छोड़कर सभी कथन सही हैं, पर पेपर के अंदर सारे कथन नहीं दिए गए हैं। इस प्रकार डी ऑप्शन है वो कुछ हद तक राइट है, पर यहाँ पे जो सही ऑप्शन अगर डायरेक्ट बात करें तो वो है ए, बी एंड डी, जो किसी भी नहीं दिया गया। इस प्रकार ये प्रश्न शायद तक डिलीट भी हो सकता है, और अगर इसका उत्तर माना जाए तो फिर डी ऑप्शन माना जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, 55 नंबर पे, मौर्य समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मौर्य समाज से जो चारों कथन दिए गए हैं ये सभी सत्य हैं। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं 56 नंबर प्रश्न के ऊपर। तो 56 नंबर में मैं बात करूं तो सबसे पहले जो झांसी है वो लक्ष्मीबाई, अवध का संबंध ब्रिटिश कादर से था, कानपुर का नाना साहिब से था और दिल्ली में बहादुर शाह। इस प्रकार सी ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए में 4, बी में 2, सी में 3, डी में 1। बात करता हूँ 57 नंबर प्रश्न के ऊपर। तो 57 नंबर प्रश्न में फिर से मिलान करना पूछा गया है
और वो भी कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। तो कोपेन की उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, फिर शुष्क या वाष्पीकरण वर्षा, फिर गर्म जलवायु -3 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए में 4, बी में 1, सी में 2, डी में 3। बात करते हैं 58 नंबर प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पे फिर से सूची मिलान पूछा गया है। तो यहाँ व्हीलर द्वीप है, उसका संबंध जलोढ़ से है, बूचर का चट्टानी से है, अंडमान का पर्वतीय से, और लक्षद्वीप का प्रवाल से। इस प्रकार सी ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं 59 नंबर प्रश्न के ऊपर कि त्यौहार दिए गए हैं और उनको उसके महीने के अनुसार मिलाना है। तो 59 नंबर प्रश्न में तीज श्रावण में आती है, और वो भी शुक्ल पक्ष की तृतीया को, होली फाल्गुन में आती है पूर्णिमा को, फिर अक्षय तृतीया आती है वैशाख में, और वो भी शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। इस प्रकार ए में 4, बी में 1, सी में 2, डी में 3, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 60 नंबर प्रश्न के ऊपर कि दुर्ग और उसको दुर्ग की श्रेणी में मिलाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसलमेर दुर्ग धानव श्रेणी का है, सिवाना दुर्ग वन श्रेणी का है, गागरोन को औद्युक या जल दुर्ग कहा जाता है, और जालोर को एरन या गिरिदुर्ग से मिलाया जाता है। तो इस प्रकार जो सी ऑप्शन होगा वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं 61 नंबर प्रश्न के ऊपर। यहाँ पे प्रजामंडल और प्रजामंडल के सामने जो व्यक्ति है उसको मिलान करना है। तो यहाँ पे हाड़ौती से नैनूराम शर्मा का संबंध था, मेवाड़ से मैं बात करूँ तो माणिक्यलाल वर्मा, जयपुर से कर्पूरचंद पाटनी, और धौलपुर से कृष्णदत्त पालीवाल। इस प्रकार डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 62 नंबर प्रश्न के ऊपर कि खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले में भरता है, भरतरी का मेला अलवर जिले में भरता है, करनी माता देशनोक बीकानेर में, शीतला चाकसू जयपुर में। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ए में 3, बी में 1, ए में 3, बी में 1, सी में 2, और डी में 4। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जी दोस्तों, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे वाले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजपूत शक और सीथियन वंशज हैं। तो ये कहा था जेम्स टोड ने। जी दोस्तों, बिल्कुल ये कथन जेम्स टोड का है कि राजपूत शक या सीथियन वंशज हैं। अब हम बात करते हैं 64 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित में से किसी मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजाओं वाले देवता के रूप में जाना जाता है। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि कल्लाजी थे, और इनका बारे में कहा जाता है कि सर कटने के बाद में भी इनका जो धड़ है वो लड़ाई करता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा था। इस प्रकार जो इसका बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करें 65 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित में से किसी अबुल फजल द्वारा सहस्त्र दुर्ग या बख्तर बंद दुर्ग कहा गया था। तो ये दुर्ग था रणथंबोर दुर्ग। दोस्तों, बिल्कुल रणथंबोर दुर्ग को अबुल फजल ने सहस्त्र दुर्ग कहा था। अब बात करते हैं 66 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित में से किसी दिल्ली प्रस्थान कर रहे महाराणा फतेह सिंह के समक्ष चेतावनी राचुंगटिया रचना प्रस्तुत की थी। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि उनका नाम केसरी सिंह बारट था, जिन्होंने चेतावनी राचुंगटिया लिख के और दिल्ली दरबार में जाने से महाराणा फतेह सिंह को रोक लिया था। अब हम बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि कोट में बटन होता है, इस प्रकार कोटा का मेजर बटन था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा मेजर बटन, बी ऑप्शन। अब बात करते हैं गुहिल राजवंश में से किसने चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर जैसी टीकाएं लिखी हैं। तो ये आप सब लोग भली भांति जानते होंगे कि ऐसा काम गुहिल राजवंश के अंदर एक ही व्यक्ति कर सकता था, और वो था महाराणा कुंभा। जी दोस्तों, बिल्कुल महाराणा कुंभा जो गुहिल वंश में था वो बहुत ही लोकप्रिय शासक रहा, और जिसने चंडी शतक, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर जैसी टीकाएं खुद लिखी थी। अब बात करते हैं 69 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा की विशेषता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो लगभग जो इसका बी ऑप्शन है, निम्न उर्वरता क्षमता और उच्च लवणता, राजस्थान में जो मरुस्थलीय मृदा है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। बात करते हैं 70 नंबर प्रश्न के ऊपर कि राजस्थान के किस प्रकार के वनों में खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर और थोर पाए जाते हैं। तो इसमें मैं बात करूँ तो खेजड़ी, रोहिड़ा, केर ये सब उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं 71 नंबर प्रश्न के ऊपर निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की खारे पानी की झील नहीं है।
तो यहाँ पे जो कोलायत झील है वो राजस्थान में खारे पानी की झील नहीं है, बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं वो खारी पानी की झीलों को दिए गए हैं। इस प्रकार ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72 की बात करूँ तो कृषि जलवायु प्रदेश 4B राजस्थान का आर्द्र दक्षिणी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बात बतानी है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। यह रक्ताब, मध्यम और कैल्शियम युक्त मृदा पाई जाती है। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बात करते हैं 73 नंबर प्रश्न के ऊपर कि राजस्थान की बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो बाणगंगा का उद्गम सॉरी दोस्तों, बाणगंगा का उद्गम विराटनगर में विराट की पहाड़ियों से माना जाता है। इस प्रकार जो इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं राजस्थान की कालीबाई भील उड़ान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पे विचार करें। तो इसमें हम देखें तो लगभग जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी ऑप्शन। जी दोस्तों, बिल्कुल बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ए बी सी डी इसमें जो चारों कथन हैं वो सभी सही हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। अब बात करते हैं 75 नंबर प्रश्न में डॉक्टर संगीता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो दी गई है कि राज्य सरकार स्वर्ण हिंदुओं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देती है। बिल्कुल ये कथन राइट है। 31 मार्च 2023 तक पंजीकृत विवाहों के लिए प्रति युगल 5 लाख का प्रोत्साहन दिया जाता था। ठीक बात है। सी ऑप्शन वर्ष 2025-26 के दौरान इसे 14.70 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है। 1 अप्रैल 2023 के पश्चात पंजीकृत विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए प्रति युगल कर दी गई है। जी नहीं दोस्तों, ये 50 लाख नहीं की गई है, इसको लगभग 10 लाख तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार ए बी एंड सी ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो सही कथन है वो है बी ऑप्शन के सी और डी। जी दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे मैं आप लोगों को सीधा ऑप्शन बता देता हूँ कि सी और डी इसके सही कथन हैं। इस प्रकार इसमें बी ऑप्शन के अंदर जो कथन दिए गए हैं सी एंड डी ये सही हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं 77 नंबर प्रश्न के ऊपर कि जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र JPMIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। तो 77 नंबर में मैं सही बात करूं तो इसमें ए कथन, बी कथन और सी कथन सही हो जाएंगे। यहाँ पे जो डी कथन है कि JPMIA में पाली जिले के 90 गांव शामिल है, ये कथन बिल्कुल गलत है कि पाली जिले के इसमें 90 गांव शामिल नहीं है। इस प्रकार यहाँ पे जो डी कथन है वो गलत हो जाता है। बाकी ए बी सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। बात करते हैं 78 नंबर प्रश्न के ऊपर। यहाँ पे फिर से सूची को मिलान करना है। तो जैविक खाद्य बाजार से यहाँ पे बांसवाड़ा जोधपुर को मिलाया जाता है, किन्नू से श्रीगंगानगर को, प्याज से अलवर को और आम से बांसवाड़ा को। इस प्रकार जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 79 नंबर प्रश्न के ऊपर कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, गागरोन झालावाड़ में है, जंतर मंतर जयपुर में है। इस प्रकार ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3, ये सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न 80 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सी हवा दक्षिणी भारत में आम्र बौछार के नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ पे जो मानसूनी पूर्व हवाएं हैं वो आम्र बौछार के नाम से जानी जाती हैं। इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। जी दोस्तों, गर्म और शुष्क हवाएं जिन्हें मानसूनी पूर्व की हवाएं भी कहा जाता है, ये अमर वर्षा के नाम से जानी जाती हैं। अब बात करते हैं 81 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए उचित है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने में इनमें से सबसे अच्छी विधि की मैं बात करूँ तो जो प्रयोगमूलक विधि है वो सबसे अच्छी विधि है। अब बात करते हैं 82 नंबर अव्यक्त अधिगम के संबंध में। तो अव्यक्त अधिगम सब लोग जानते हैं कि अव्यक्त अधिगम टोलमे ने दिया था, जिसे लेटेंट लर्निंग कहा जाता है। दोस्तों बिल्कुल ये शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चे तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लेटेंट लर्निंग का सिद्धांत किसका है, एडवर्ड टोलमैन का है। और ये बहुत अच्छी तरह से साइकोलॉजी में पढ़ाया भी जाता है। अगर बच्चों ने पढ़ा है तो ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एडवर्ड टोलमैन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 83 नंबर प्रश्न की ओर कि बुद्धि लब्धि IQ की निम्नलिखित में से कौन सी रेंज बुद्धिमत्ता दिव्यांगता की मध्यम स्तर श्रेणी के अंतर्गत रखी जाती है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो लगभग जो डी ऑप्शन है कि IQ 35-40 से लगभग 50-55 के बीच की जो IQ है वो यहाँ पे रखी जाती है। इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं 15 वर्ष की मानसिक आयु और 12 वर्ष की बालक की बुद्धि लब्धि आयु है, तो इसमें सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। तो मानसिक आयु
बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो IQ लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा लगभग 125। जी दोस्तों बिल्कुल 125 इसमें IQ लेवल निकल के आएगा। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित सोपान रचनात्मकता चिंतन की प्रक्रिया से संबंधित है। पिचासी नंबर प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित सोपान रचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया से संबंधित है, इसमें सही अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो सही अनुक्रम होगा वो होगा CDAB। सबसे पहले तैयारी, फिर उसके बाद में उद्भवन, फिर प्रदीप्ति, लास्ट में सत्यापन। ये क्रम बार बार हमें रचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया के दौरान पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले तैयारी आता है, उसके बाद में उद्भवन आता है, उसके बाद में जो प्रतिदीप्ति है वो आती है, उसके बाद में वेरिफिकेशन या सत्यापन आता है। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। बात करते हैं 86 नंबर प्रश्न के ऊपर। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के फ्राइड के 500 सोपानों को चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो सही कथन होगा वो होगा सबसे पहले मौखिक अवस्था, फिर गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, फिर सुषुप्त अवस्था और फिर जननांग अवस्था। ये कथन रीट में भी पूछा गया था। इसमें जो सही हो जाएगा वो होगा D, B, A, C और E। ये दिया गया है ए कथन में। इस प्रकार ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 87 नंबर प्रश्न के ऊपर कि एंडरसन की अधिगम की विश्लेषणात्मक और संबंधात्मक शैलियों के बीच विभेद किया है। अधिगम की विश्लेषणात्मक शैली द्वारा प्रदर्शित विशेषताओं से संबंधित कथनों की पहचान कीजिए। यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसकी जो सबसे अच्छी विशेषता है वो है अमूर्त विचारों के लिए बेहतर स्मृति होना। बिल्कुल सही बात है। अनुक्रमात्मक और संरचनात्मकता चिंतन दर्शाना, बिल्कुल सही बात है। बात करते हैं अंतःप्रज्ञात्मक चिंतन दर्शाना। जी दोस्तों ये बात नहीं है, ये बात गलत है। पूर्ण चिंतन आयाम के भाग के रूप में सूचना का बोध करना, नहीं दोस्तों। पूर्ण चित्र आयाम की सूचना को अलग पृथक करना, ये बात सही है। इस प्रकार A, B और E इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले कथन के ऊपर, अगले प्रश्न के ऊपर। व्यक्तित्व के वृत्त 5 कारक मॉडल कोस्टा और मैक्रे के अनुसार सम्मिलित कारकों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिग 5 मॉडल में सबसे पहले सहमति परकता, फिर अंतरात्मक परकता, फिर अनुभव के प्रति खुलापन। इस प्रकार ACND इसके सही उत्तर हो जाएंगे। ACND, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने पे। ये जो प्रश्न सभी आ रहे हैं ये मेरे द्वारा तो धीर सिंह धबाई जी की किताब पढ़ी गई है, उसमें से मुझे नहीं लगता कुछ भी बाहर आया होगा। बात करता हूँ 89 नंबर प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पे लगभग मैं बात करूँ अधिकरण CR को प्राप्त करना, समवर्ती एक साथ आती है, अनुगामी मतलब पहले CS, पश्चगामी मतलब पहले UCS। इस प्रकार अगर कथनों को मिलाऊं तो ये जो C कथन है इसमें सही प्रतीत होता है। इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार मैं बात करूं 90 नंबर प्रश्न के ऊपर कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो यहाँ पे फिर से सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो प्याजे के चरण के अनुसार इंद्रिय जनित अवस्था होती है 0 से 2 साल, पूर्व प्रचालन 2 से 7, ठोस प्रचलन 7 से 11, औपचारिक 11 से 15। इस प्रकार जो इसका ए ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 91 नंबर प्रश्न के ऊपर। यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना ही है। तो फिनटेक पार्क जयपुर में है, बात करूँ मेडटेक पार्क जोधपुर में है, पेट्रोजोन बाड़मेर में है। इस प्रकार ए में 2, बी में 3 और सी में 1, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं 92 नंबर प्रश्न के ऊपर कि यहाँ भी एक दूसरे को मिलाना है। तो बजट प्राप्ति का बढ़ता क्रम, ये दोस्तों यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं सोनियाना सिरेमिक पार्क चित्तौड़गढ़ में है, गजनेर बीकानेर में है, स्टोन पार्क कोटा में है। इस प्रकार 1 में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 1, ए ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि राजस्थान के बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले बजट प्राप्तियों में भूमि राजस्व, फिर स्टाम्प पंजीकरण, फिर राज्य उत्पादक शुल्क, फिर राज्य GST। इस प्रकार जो इसका सही ऑप्शन होगा C, D, B एंड A। जी दोस्तों बिल्कुल C, D, B, A इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं स्वर्णगिरी राजस्थान के किस शहर का प्राचीन नाम है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है स्वर्णगिरी, जालोर को स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता था। जी दोस्तों बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं 95 नंबर प्रश्न के ऊपर कि सूची 1 सूची 2 में कुछ खिलाड़ी और सामने खेल दिए गए हैं, उनको मिलाना है। तो यहाँ पे कृष्णा पुनिया की बात करूँ तो ये डिस्कस थ्रो, अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक शूटर हैं, देवेंद्र झांझड़िया भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और भुवनेश्वरी कुमारी सकवेस की खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं 96 नंबर प्रश्न के ऊपर कि देश में राजस्थान के खनिज स्रोतों के योगदान के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सी ऑप्शन है कि सबसे पहले पोटास, फिर ताम्र एशक, फिर जिप्सम, बाद में लास्ट में टंगस्टन। इस प्रकार सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं 97 नंबर प्रश्न के ऊपर कि पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के अनाथ बालकों को विद्यालय में नामांकित होने पर कितनी धनराशि मिलती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं इसका जो प्रति माह इनको 1500 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 98 नंबर प्रश्न के ऊपर वाद्य यंत्र अलगोजा बजाने वाले निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2026 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा तागाराम भील, अलगोजा के मुख्य प्रसिद्ध वादक हैं। इस प्रकार इनको 2026 में पद्मश्री भी मिला था, तागाराम भील। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्ड धारकों और अन्य श्रेणी के बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तो ये धनराशि 51,000 रुपये होती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं इस पेपर के लास्ट प्रश्न के ऊपर कि नासा द्वारा पूर्ण किए गए नवीनतम चंद्र मिशन का नाम क्या है। तो इसका नाम है आर्टेमिस फर्स्ट। दोस्तों बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हमने इस पेपर को पूरा डिस्कस कर लिया है। और पूरा पेपर की मैं बात करूं तो पेपर को मैं इजी भी नहीं बोलूँगा क्योंकि कल वाला पेपर इसके बजाय काफ़ी इजी था। आज वाला पेपर मॉडरेट टू हार्ड है। ज़्यादातर प्रश्न काल कर्मानु सर पूछे गए हैं, फिर 5-5 कथन देखिए उनमें से सही कथनों को पूछा गया है। तो इस पेपर में मोटा मोटा अगर मैं आप लोगों को एक रेंज बताऊं कि कितनी रेंज तक का बच्चा अपने आप को सेफ महसूस कर सकता है, तो लगभग अगर किसी बच्चे के 70 से 75 के बीच में सही हो रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, लगभग 70 से 75, और बाकी वाले कैटेगरी वाले अपने आप को 70 से थोड़ा नीचे भी मान सकते हैं। मान लीजिए 65 से 70 या फिर 65 से 72 तक जो बचा रहा है वो अभी तक मेरे अनुसार सही है। बाकी मैं विश्लेषण के बाद में आप लोगों को पूरा डाटा इसके ऊपर बता दूंगा कि इसमें किस रेंज तक का बच्चा बिल्कुल सेफ है। तो उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी गई है वो समझ में आई होगी। अगर किसी पर्सन में किसी भी प्रकार की बोलने में या कोई त्रुटि रह गई हो तो वो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।